हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मैं ये श्योरिटी दिलवाता हूं कि जो भी बच्चा, जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में आपके, आप उसे अटेम्प्ट कर सकोगे, इतना मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना है कि भाई शॉक थेरेपी थी क्या। तो आपको सबको पता है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। आइडियोलॉजिकल वॉर था वो। बेसिकली यूएसए कैपिटलिज्म को फेवर करता था और वहीं यूएसएसआर सोशलिज्म या कम्युनिज्म को फेवर कर रहा था। तो इसी के बेस पे जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा था तो उसे कंप्लीटली चेंज होना पड़ रहा था। किसके अंदर? कैपिटलिज्म के अंदर। यानी कि जो उसकी कंट्री थी, जिनके अंदर अपने रशिया को इंक्लूड करते हैं, सेंट्रल एशिया को इंक्लूड करते हैं और ईस्टर्न यूरोप को इंक्लूड करते हैं, तो उनको ज्यादातर कंट्रीज वो चेंज हो रही थी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में। तो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में एकदम चेंज होना यानी कि एकदम पूरी कंट्री को हर काम प्राइवेटाइज करना, जबकि जो कंट्री पहले कंप्लीटली डिपेंड थी गवर्नमेंट के ऊपर, तो वहां पे दिक्कत तो होगी, क्योंकि गरीब लोग होंगे, जो पुअर लोग होंगे, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनको प्रॉब्लम आएगी, मिडिल क्लास को दिक्कत आएगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है शॉक। फिर थेरेपी वर्ड जोड़ा गया क्योंकि यहां पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आते हैं जो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। तो इसीलिए इस पूरी प्रोसेस का नाम पड़ा शॉक थेरेपी। तो आज हम अपने लाइन टू लाइन डिस्कशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। Shock therapy means a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia, East Europe that was influenced by the World Bank and International Monetary Fund। ठीक है, आई होप ये लाइनें आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बता भी दिया था। अब आगे है कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकला। शॉक थेरेपी का फिर क्या रिजल्ट निकला, मतलब क्या कुछ हुआ होगा तभी इसे को शॉक थेरेपी नाम दिया गया ना। तो कोलैप्स हो गया था पूरा क्या स्टेट कंट्रोल जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था इसमें रशिया में, या सोवियत यूनियन बेसिकली उसका नाम बोलेंगे। तो सोवियत यूनियन का जो स्टेट कंट्रोल सिस्टम था वो सारा खत्म हो गया। यानी कि अब हर चीज जो गवर्नमेंट की थी वो प्राइवेटाइज होगी और उसकी लगभग 90% इंडस्ट्रीज थी वो सेल कर दी गई थी। और वो भी कौन से प्राइस पे? थ्रो अवे प्राइसेस का मतलब होता है एकदम चीप रेट पे उनको सेल कर दिया गया था। जो सोवियत यूनियन के अंदर कंट्री थी रशिया, उसकी करेंसी है रूबल, उसकी करेंसी डिक्लाइन हो गई थी उसकी वैल्यू, और इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई हो गई थी वहां पे। और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है रशिया का वो एकदम डिक्लाइन हो गया। और गवर्नमेंट ने सारे जो भी सब्सिडी वगैरह स्कीम दे रखी थी, यानी कि वेलफेयर स्कीम दे रखी थी, वो अपनी विड्रॉ कर ली। इसलिए लोग बहुत ज्यादा पॉवर्टी में चले गए, क्योंकि मिडिल क्लास और जो गरीब लोग होते हैं, जिनके ऊपर बेसिकली ज्यादा चीजें नहीं होती, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, जो गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर काफी हद तक डिपेंड रहते हैं, वो कंप्लीटली पॉवर्टी में चले गए। और इतना ही नहीं, जो वहां के पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल जो पावर थी, वो वहां से माइग्रेट करना शुरू कर देती है जैसे ये डिसइंटीग्रेट होता है, और वहां पे माफिया इमर्ज हो जाता है। माफिया का मतलब गुंडा राज चलता है। अभी जब भी कंट्री के अंदर ऐसी कंडीशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गुंडा राज या करप्शन ऐसा तो होगा, तो माफिया वहां पे इमर्ज हो जाता है। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस शॉक थेरेपी का। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि लाइन टू लाइन नहीं स्टडी करवाऊंगा, सीधा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपके सामने आंसर होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो मैं सीधा आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि डिसइंटीग्रेट होने के रिजल्ट क्या निकले। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट, कि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके क्या रिजल्ट निकले। भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर की, कोल्ड वॉर जो था वो खत्म हो गया। अगर कोल्ड वॉर खत्म होगा तो जो आर्म्स की, वेपन की जो होड़ थी, रेस थी, वो क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो जो बाइपोलरिटी थी पूरी दुनिया, यानी कि दो पावर में बन चुकी थी, वो बाइपोलरिटी खत्म हो जाएगी। अब यूनिपोलरिटी दुनिया में आ जाएगी, यानी कि यूएसए एक सोल सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो जाएगा। कुछ एक कंट्री अलग से अब उभर के आएगी, जो एक तरह से जैसे नाम कंट्री जिनको बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज जिनको बोलते हैं, वो भी कुछ एक निकल के आएगी। और ज्यादातर जो इससे, इस कंट्री से यानी कि यूएसएसआर से जो कंट्री अलग होगी, वो कुछ हद तक कई कंट्रीज ईयू को ज्वाइन कर लेती है, यानी कि यूरोपियन यूनियन को। और उनमें से कुछ कंट्री ऐसी भी होती है जो नाटो को भी ज्वाइन कर लेती है, यानी कि कैपिटलिस्ट अलायंस को भी ज्वाइन कर लेती है। इसके अलावा क्या होता है, अभी सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये एंड होता है तो वहां पे 2 सुपर पावर इमर्ज होती है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के तौर पर, जो कि इनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वहां पे फाइनेंशियली इनको एड करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा था भाई कि जैसे ही ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होगा तो अब अपने को देखने को मिलेगी कि पूरी दुनिया में यूएसए हेजमनी यानी कि यूएसए डोमिनेंस के तौर पे उभर के आएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके कॉन्सिक्वेंस निकल के आएंगे भी कि जैसे ये डिसइंटीग्रेट होगा तो क्या होगा ना कि पूरी दुनिया में पीस आ जाएगा, कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, आर्म्स की रेस खत्म हो जाएगी, बाइपोलरिटी है वो खत्म हो जाएगा, सोल सुपर पावर यूएसए बन जाएगा। कुछ एक जो यूएसएसआर की कंट्रीज है वो नाटो को भी ज्वाइन करती है, इवन ईयू को भी ज्वाइन करती है। आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि द बाल्टिक एंड द ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। देखो ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड बिकम द पार्ट ऑफ द नाटो। सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो अभी भी एडवांटेज लेना चाहती है जियोग्राफिकल लोकेशन का, और वो रशिया के साथ उनका टाइज अच्छा रहता है और चाइना के साथ और अदर के साथ भी, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज बीच में पड़ती है तो सभी कंट्रीज के साथ ये अपना फायदा लेना चाहती है। आपको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर भरमार निकला था बाद में नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें ऑयल और गैसेस का, और इनको ये भी पता है कि यहां से अगर पाइपलाइन भी कोई कंट्री क्रॉस करेगी ना तो उसका भी इनको चार्ज मिलेगा, तो इस चीज का बेनिफिट था उनको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि अपने अगर सोवियत सिस्टम के आपसे कोई एडवांटेज यानी कि उसके पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स पूछ लिए जाए तो क्या है। तो अब अपनी बात करते हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स की। तो बेसिकली जो नेगेटिव फीचर्स है ना वो वही कारण भी बनेंगे कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसके कॉजेस बताओ, रीजंस बताओ। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि व्हाट वर द कॉजेस और रीजंस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम, तो भी आप जो इसके नेगेटिव जो इसकी फीचर्स है वो लिख दोगे तो एक ही बात है ना। तो पॉजिटिव तो क्या है कि पॉजिटिव तो ये है कि सोवियत जो यूनियन है सिस्टम है इसके क्या फीचर्स थे भाई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहां हर चीज बनाई जाती थी। जैसे आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है पिन टू कार, एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड इन सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन में हर चीज बनाई जाती थी, ठीक है। और वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भी अच्छा था, लेकिन वो बाद में पीछे रह जाता है यूएसए से। और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, हर इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पे डिसाइड था, और वहां पे गवर्नमेंट आपको पता है वेलफेयर स्कीम देती थी। तो ये सारा कुछ अच्छा सिस्टम ही था वहां पे कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था सोवियत सिस्टम का, और सोवियत सिस्टम एडवांस भी था काफी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। सिर्फ यूएसए की क्वालिटी में छोड़ दिया जाए तो यूएसए से थोड़ा सा पीछे था, बाकी पूरी दुनिया से एडवांस था। बेसिक नीड ये हर कुछ पूरी कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी नहीं वहां पे। लेकिन बाद में कुछ एक नेगेटिव फीचर भी थे उसके कि भाई वो सिस्टम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन जाता है, यानी कि रूल रेगुलेशन वाला बन जाता है। और उनके जो लीडर्स है जो लगभग 70 ईयर से रूल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति अब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल नहीं होते, लोगों के एस्पिरेशन लोगों की डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ में ये रिटर्न में तो ऐसा था कि भाई ये कंट्री है जो 15 जो यूएसएसआर है वो 15 कंट्रीज का ग्रुप है और सभी कंट्री इक्वली इसके मेंबर है, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकल में सिर्फ वहां पे रशिया ही डोमिनेंस कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को समझ में आने लग गया था। और कहीं ना कहीं बाद में रशिया ना इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ रहा था। वो सैटेलाइट लॉन्च करने की बात हो, चाहे वेपन बनाने की बात हो, इनके अंदर तो यूएसए को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी देने में, इनमें पिछड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं वहां के जो कंट्रीज के लोग हैं उनको भी समझ में आने लग गया था ना। तो ये कुछ एक चीजें वहां पे कमी थी। और एक सबसे बड़ी बात है कि उसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि वहां पे एक ही पार्टी सिस्टम था। तो पार्टी सिस्टम भी कोई और नहीं थी, वहां की एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन या रशिया, वही पार्टी वहां पे डोमिनेंस करती थी ना। तो ये उसके कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है। अब नया क्वेश्चन बात करते हैं कि एग्जामिन करो आप 6 फैक्टर बताओ कि डिसइंटीग्रेट हुआ चीन के कारण। तो मैंने आपको फैक्टर कुछ हद तक तो ऊपर मैंने आपको बता दिया है, वही सारे फैक्टर आप इनको पढ़ के देख सकते हो कि कुछ एक बातें और है कि कंज्यूमर गुड्स की वहां पे शॉर्टेज आ गई थी, ठीक है। फूड ग्रेन के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए थे। और सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था कि 1979 के अंदर रशिया है यानी कि सोवियत यूनियन है उस टाइम का, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, जबकि उनकी कंडीशन पहले से खराब थी। और उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर जब अटैक करा तो उनका काफी सारा खर्चा कहां पे लग गया, डिफेंस पे लग गया था। तो इसलिए उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होगी। तो ऐसा कुछ एक इनकी प्रॉब्लम थी, और ना ही वो लोगों की आपको बताया एस्पिरेशन नीड को पूरा कर रहे थे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है पहले। और लास्ट इनका ये भी था कि 1985 में मिखेल गोर्बचेव है जो लास्ट एक तरह से प्रेसिडेंट बनते हैं इनकी पार्टी के, वो रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं। और वो रिफॉर्म लेके तो खैर अच्छे आते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो टग ऑफ वॉर की कंडीशन में फंस जाते हैं। तो इनके रिफॉर्म भी एक रीजन बनते हैं डिसइंटीग्रेट होने के, क्योंकि जो पार्टी के लीडर थे वो कभी नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म लेके आए। तो गोर्बचेव जो रिफॉर्म लेके आ रहे थे उसमें पार्टी के लीडर उनसे कह रहे थे कि ये रिफॉर्म बहुत ज्यादा फास्ट लेके आ रहे हैं, जबकि जनता उनसे डिमांड कर रही थी कि रिफॉर्म और ज्यादा फास्ट आने चाहिए। इन कंडीशन में ये फंस गए थे। तो यहां पे ये रिफॉर्म भी एक जिम्मेदार माना जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन आपका वैसे जो अपनी बुक है दूसरी यानी कि
पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक के मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया एक, तो मैं आपको ये समझा देता हूं ताकि आपको जब वो दूसरी बुक के क्वेश्चन आंसर करने होंगे तो इस क्वेश्चन को करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको वहां से आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो देखो क्या है कि इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा है 1947 से लेकर 1962 के बीच में और उसके बाद में। मेन आपको 1947 से लेकर 1962 का रिलेशन देखना है। तो आपको पता है कि चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आता है, जिसके बाद चाइना एक तरह से रिपब्लिक चाइना के नाम से जानी जाती है 1949 से, और इंडिया आपको पता है 1947 में आजाद हो जाती है, इंडिपेंडेंट मिल जाता है इंडिया को। तो दोनों कंट्री एशिया की सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होने जा रही थी, ऐसा कंट्री सोचते थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि भाई एशिया के अंदर ये दो कंट्री ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन भी अच्छी है, जिनके अंदर मतलब जो साइज है इनका जियोग्राफिकली वो भी अच्छा है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये जो यूरोप है या जो नॉर्थ अमेरिका है जिसमें यूएसए जैसी कंट्री आती है, उनकी डोमिनेंस को कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्री कंट्रोल कर सकती है। तो शुरुआत में अच्छा माना जा रहा था ऐसा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। शुरुआत में तो देखो ऐसा अच्छा इनका रिलेशन हुआ कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू के बीच में और जो चाइना का प्रीमियर है जोऊ एनलाई, इनके बीच में पंसिल एग्रीमेंट भी साइन हो जाता है, और उसी टाइम में हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी दिया जाता है, इतनी अच्छी बनने लग जाती है। लेकिन 1950 की बात है, उससे थोड़ी सी पहले, कि जब चाइना के ऊपर चाइना ने तिब्बत को एनेक्ट कर लिया, यानी कि तिब्बत को टेक ओवर कर लिया, उसको कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स भी होती है हमारे जवाहरलाल नेहरू के बीच में, उनके दलाई लामा और वहां पे उनके प्रीमियर के बीच में। लेकिन खैर तब तक चाइना के जो मतलब प्रीमियर है वो उनको एश्योरिटी दिलवा देते हैं अपने पीएम को कि भाई ये तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसे ऑटोनोमस देंगे, हम सिर्फ इसके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, बाकी हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन वो शुरुआत तब होती है, कंडीशन तब खराब होती है जब 1959 में दलाई लामा अपने कुछ एक जो फॉलोवर्स है उनके साथ में कहां आ जाते हैं, इंडिया के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही ये इंडिया में आते हैं तो इनके साथ इनके फॉलोवर भी काफी मात्रा में इंडिया में आ जाते हैं, जिनको इंडिया अपनी धर्मशाला के अंदर जगह दे देते हैं। तो इसके बाद से यहां की कंडीशन होती है खराब, और चाइना इसलिए अटैक कर देता है इंडिया पे कि भाई इंडिया ने हमारे जो इंटरनल अफेयर है उसके अंदर क्या करी है, इंटरफेयर करी है। और ये कह के चाइना अटैक करता है 1962 के अंदर, और हमारे दो इंपॉर्टेंट रीजन को कैप्चर कर लेता है, लद्दाख का अक्साई चीन रीजन और इसके अलावा हमारा नेफा रीजन जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में पड़ता है, उन दो एरियाज को। तो ये होता है हमारा रिलेशन यहां से खराब, और उसके बाद हमारा रिलेशन लगभग 2 डिकेड तक खराब रहता है। 1976 से थोड़े से रिलेशन में इंप्रूवमेंट आती है जब 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी यहां पे विजिट करते हैं, और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद में पहले पीएम होते हैं राजीव गांधी जो यहां पे विजिट करते हैं। और उसके बाद तो इनका ट्रेड बहुत बड़ा, जो ट्रेड शुरुआत में जब रिलेशन सुधरे तो मिलियन में हुआ था, वो बाद में बिलियन में कन्वर्ट हो गया, दोनों के बीच में बहुत ट्रेड हुआ। लेकिन 2020 से वापस इनके रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि गलवान वैली के अंदर आपको पता है इंसिडेंट हुआ दोनों आर्मीज के बीच में, तो उसके बाद से वापस रिलेशन खराब हो गए। तो आपको आफ्टर इट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1947 से 1962 के बीच में रिलेशन कैसा रहा ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये दूसरी बुक का है तो आप अपने वहां पे अच्छे से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब एनी 4 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना टू मेक इट ग्रो एट अ फास्टर रेट। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि चाइना एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पे कैसे निकल के आई, या चाइना के क्या फीचर्स थे जिन्होंने इसको एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पे बना दिया, या एक इमर्जिंग पावर के तौर पे बना दिया। तो किसी की तरह का क्वेश्चन हो ना तो सेम आंसर रहेगा कि भाई चाइना ने ऐसा क्या करा कि चाइना को आज हम एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर पढ़ रहे हैं, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर पढ़ रहे हैं जिसके बारे में ये प्रेडिक्शन तक करी जाती है कि 2040 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, यूएसए को पीछे छोड़ देगी हर चीज के मामले में ना। तो अब देखना शुरू करते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले आपको पता है चाइना ने 1949 से लेके और 1971 से पहले के टाइम पीरियड में चाइना आइसोलेशन में रहता था, यानी कि चाइना ने किसी कंट्री के साथ बाहर ट्रेड नहीं करा। तो चाइना अपने आइसोलेशन को ब्रोक करती है जब यूएसए के साथ ये ट्रेड रिलेशन को स्टेब्लिश करती है 1972 में। तो यहां से होती है इसकी शुरुआत एक पावरफुल इकोनॉमी बनने की। फिर इसका दूसरा स्टेप होता है कि 1973 के अंदर ये 4 मॉडर्नाइजेशन करती है, यानी कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, साइंस में और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में ये मॉडर्नाइजेशन करती है, जो कि इनके प्रीमियर जोऊ एनलाई के द्वारा करे जाते हैं। उसके बाद ये ओपन डोर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाती है 1978 में। अब ओपन डोर पॉलिसी कुछ खास नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन अपने बोलते हैं ना, जो हमें एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 के अंदर हम लेके वो कहीं ना कहीं ये 1978 में ले आए थे। यानी कि इन्होंने अब बाकी कंट्री को छूट दे दी थी कि बाकी कंट्री इनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये भी बाहर की कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। तो वो थी ओपन डोर पॉलिसी, और ये यहां से मैं कहता हूं कि यही इंडिया ने डिले करी शायद, कि थोड़े से लेट इंडिया ने एलपीजी इंट्रोड्यूस कराया, इन्होंने पहले करवा दिया, तो इनको काफी बेनिफिट मिला।
ये इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म था। इसमें इन्होंने और क्या करा, इन्होंने SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या करा, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया और वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर को कहा कि भाई तुम यहां पे आके एंटरप्राइजेस अपनी सेटअप कर सकते हो, यानी कि इंडस्ट्री लगा सकते हो। अब आपके मन में ख्याल होगा ये सेज क्या होता है? सेज कुछ नहीं होते, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया होते हैं किसी कंट्री के जहां पे वो कंट्री चाहती है कि बाहर के इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, वहां पे रूल रेगुलेशन कंट्री को छूट देती है, यानी कि बाहर के कंट्रीज को, जैसे उनसे टैक्स नहीं लेती या कम लेती है, ये सब कुछ फैसिलिटी उनको देती है ना, तो वो सेज होता है। इन्होंने चाइना ने अपनी कंट्री के अंदर वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके अलावा चाइना ने अपनी सबसे पहले प्राइवेटाइज करा एग्रीकल्चर को 1982 में, जब इनको लगा कि भाई एग्रीकल्चर हमारी प्राइवेटाइज हो गई है। प्राइवेटाइज करने से क्या हो गया, इनका प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया, और जब प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया तो अब इनको लगा कि अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, तो इन्होंने 1998 के अंदर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। तो इस तरह से चाइना ने अपने अंदर रिफॉर्म करा और फिर यही रिफॉर्म से वो क्या बनती है, एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पे इमर्ज होने वाली नेशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियान का क्या रोल है एक इकोनॉमिक एसोसिएशन के तौर पे। तो भाई एशियान के बारे में अपने पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते ही होंगे कि एशियान है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये बना कब था, 1967 में बनाया गया था। 5 फाउंडिंग मेंबर थे, बाद में 5 कंट्रीज ने और ज्वाइन कर लिया, तो टोटल 10 कंट्रीज का ग्रुप है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमिक एसोसिएशन के तौर पे कैसे है, चाहे ऐसा आ जाए कि इसके फीचर्स क्या है, चाहे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि भी ये अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर कैसे इमर्ज हो रही है, तो आपको लगभग आंसर सेम ही है, सारी बातें वही सेम लिखनी है। आपको बताना है कि स्टेप बाय स्टेप एशियान ने क्या कुछ करा है। तो बस एशियान देखो कि साइज में तो बहुत छोटी है, लेकिन ये EU, US, जापान इनसे फास्ट ग्रोथ करने वाला एक रीजन बन रहा है, ठीक है। और एशिया ने अपने कंट्री के अंदर एक कॉमन मार्केट क्रिएट करने का प्रयास करा है, जिनके अंदर ये जो लगने वाला टैरिफ वगैरह, टैक्स वगैरह, इनको रिड्यूस करा है। अपने ही पर्टिकुलर रीजन के अंदर इन्होंने कोऑपरेशन को बढ़ाया, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करा है कि जिससे ये डिस्प्यूट को सेटल कर ले। यानी कि ये चाहते हैं कि जो भी इनके कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, इनको नेगोशिएशन से बात करके सेटलमेंट करे, ये इन्होंने प्रयास करा है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है एशियान ने अपनी कंट्री के अंदर FTA को भी लागू कर दिया, जिसमें USA और चाइना ने तुरंत ही उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था। इंडिया इसके FTA के संपर्क में है 2010 से, तब से ये इंडिया भी इनके साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इनका 2020 एक विजन भी था, जिसको एशियन विजन 2020 कहा जाता है, जिसमें ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि एक अपने आप को आउटवर्ड लुकिंग रोल बनाया जाए, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर दिखाया जाए। इसके अलावा यहां पे शायद आंसर में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एशियन कम्युनिटी भी इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी 2003 में, जिसके 3 पिलर थे। एक सिक्योरिटी पिलर बोलते हैं, एक पॉलिटिकल जो अपना पिलर होता है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी पिलर होता है, एक इकोनॉमिक पिलर होता है, एक सोशियो कल्चर पिलर होते हैं। और ये तीनों पिलर्स के क्या होते हैं, अपने अपने पर्टिकुलर काम होते हैं। कि इकोनॉमिक पिलर क्या काम करेगा कि पर्टिकुलर जो 10 कंट्रीज है, इनके बीच में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो, इनको सोल्व कराना, ट्रेड के रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन कैसे बनानी है वो निर्धारित करना। सिक्योरिटी का जो काम था पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी का, वो ये काम था कि भाई पर्टिकुलर एरिया में सिक्योरिटी को मेंटेन करके कैसे रखना है ना, हमें पीस स्टेब्लिश कैसे करना। और सोशल कल्चर कम्युनिटी का ये काम था कि आपस में कल्चर को एक्सचेंज करना है, किस तरह से सभी कंट्रीज के साथ आपस में नेगोशिएट वगैरह कर रहे हैं। तो ये इनका रोल बनाया गया था। तो एशिया ने इस तरह से ये काम करती है। मेन इसका जो काम है ना, जिसको अपने बोलते हैं एशियन वे भी कहते हैं। और एशियन वे क्या है कि जितने भी आपस में कंट्रीज है ना, ये नॉन कन्फर्टेशनिस्ट वे में अपने डिस्प्यूट को सोल्व कराने का प्रयास करती है। इनका एक ही वे है कि हम सारी कंट्री इनफॉर्मल मैनर में आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करें और नॉन कन्फर्टेशनिस्ट वे में आपस में ट्रेड करें, ये इनका वे है। तो इस तरह से एशिया ने एक उभरती हुई रीजनल इकोनॉमी है, तो आप इनको याद कर सकते हो। आपको ये जरूर याद करना कि एशियन की 5 फाउंडिंग कंट्रीज कौन थे। 1967 में इसको बनाया गया, 5 कंट्रीज ने लेटर इसको किस किसने ज्वाइन करा, ये आप याद करें ना। वैसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये भी आपको करवाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What led the evolution of the European Union from an economic union to an increasingly political one? मतलब यूरोपियन यूनियन किस तरह से एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल वन की तरफ इमर्ज हुई। यानी कि शुरुआत में तो ये जो बनी थी EU, इसका मेन यही काम था कि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज है, खासतौर से जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, वो अपने आप को क्या करे, रिवाइव करे। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको पता है ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसको USA ने मार्शल प्लान के थ्रू 1948 के अंदर, 1947 में डिक्लेयर कर दिया गया था मार्शल प्लान को, 1948 में इसको इंप्लीमेंट करा गया कि मार्शल प्लान के थ्रू इनको एड करा गया रिवाइव करने के लिए, जब इन्होंने नाटो को ज्वाइन करा ना। नाटो को ज्वाइन करने की एक कंडीशन USA ने रखी थी। तो ये एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनने का प्रयास करा था शुरुआत में कि भाई अपने आप को ट्रेड बढ़ाना है, अपने आप को जोड़ के रखना है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं,
रिवाइव करना है। लेकिन आज ये किस तरह से इसका रोल इतना अच्छा हो गया कि इसको पॉलिटिकल वन भी माना जाता है, मतलब इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो कैसे शुरुआत होती है, तो आज देख लेते हैं कि यूरोपियन जो इकोनॉमी है वो आज एक कैसे है भी इकोनॉमिक यूनियन थी जो आज पॉलिटिकल वन की तरह काम कर रही है। लेकिन ये ईयू है, ये काम करती है नेशन स्टेट की तरह, यानी कि ईयू सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने आप को एक कंप्लीट एक मानते हुए एक नेशन मानते हैं, एक स्टेट मानते हैं। और आज के टाइम में इसमें 27 कंट्रीज है ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, ईयू ने और क्या क्या कर रखा है भाई, ईयू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तो प्रयास करा था लेकिन वो तो हो गया फेल। लेकिन बाकी इसका खुद का फ्लैग है, खुद का एंथम है, खुद की फाउंडिंग डेट है, खुद की करेंसी है, तो ये काम है ही। इसके अलावा ये कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी बनाती है और इसकी जो खुद की करेंसी है उसका नाम यूरो है। और यूरो का जो इन्फ्लुएंस है, जो रोल है, वो इतना बढ़ रहा है कि यूएसए के जो डॉलर है उसके लिए भी ये थ्रेट और चैलेंज का काम कर रहा है। सॉरी। इसके अलावा क्या है भी कि ईयू के कुछ कंट्रीज है, कुछ जो मेंबर है, या इस क्वेश्चन में मैंने आंसर में लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये बन रही है। आगे बात एक्स्ट्रा और बताता हूं क्या कि भी ईयू के जो आपको पता है दो इसके मेंबर, एक का नाम क्या है भाई, एक का नाम है फ्रांस और एक का नाम है ब्रिटेन, जो किसके अंदर, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर है। लेकिन अभी फिलहाल एक इसका परमानेंट मेंबर है, तो आप अभी एक ही परमानेंट मेंबर लिखोगे फ्रांस। सर दूसरा परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया, यानी कि ईयू को 2016 के अंदर छोड़ दिया। वैसे मैंने ईयू के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है, चाहो तो आप कंप्लीट वहां पे देख सकते हो कि ईयू किस तरह से उभरी, किस तरह से बनी है ना, आप देखना चाहो तो। चलो आगे बात करते हैं। तो अभी इसका एक फ्रांस परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा ईयू किस तरह से पॉलिटिकल वन के तौर पे इमर्ज हो रही है भाई, क्योंकि इसका जो एक मेंबर फ्रांस है ना, उसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड भी है 335। तो इस तरह से न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बन गया अपने आप में। ठीक है, इसके अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट रखने वाला मेंबर भी इसके पास है। इसके पास यूरो जो इसकी करेंसी है वो भी काफी रोल प्ले कर रही है। और इसके अलावा ईयू है वो 2024 के अंदर मैं आपको बताऊं तो कंप्लीट जो ईयू है उसकी जो इकोनॉमी है दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी रही थी। यूएसए सबसे पहले नंबर पे रही थी, 19.35 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसकी जीडीपी रही है ईयू की 2024 में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि ईयू की इकोनॉमी भी अच्छी है। ठीक है, और मिलिट्री के ऊपर भी ये सेकंड लार्जेस्ट ये एक्सपेंस करने वाला ग्रुप है, यानी कि सबसे ज्यादा यूएसए खर्च करता है, दूसरे नंबर पे ये खर्च करता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इस तरह से ईयू एक मतलब पॉलिटिकल वन से, और इतना ही नहीं, ये जिस हिसाब से, और इसका जो डब्ल्यूटीओ में जो शेयर है ना वो यूएसए और चाइना से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब यूएसए और चाइना का इतना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शेयर नहीं है जितना इसका शेयर है। तो इन्हीं कारणों से, ये जो ऊपर कारण अपने सारे डिस्कशन करें, इन्हीं सब रीजन से अपने कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना जो अपनी पॉलिसी बनाते हैं उनकी पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस कर सकती है अपनी मतलब शक्ति से। तो शक्ति कैसे कि भाई इतने ये इसका डब्ल्यूटीओ में शेयर अच्छा है क्योंकि उनको भी तो ट्रेड करना है इनके साथ। इसके अलावा इनका फ्रांस जो परमानेंट मेंबर भी है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वहां पर भी उसका रोल अच्छा है। सिक्योरिटी काउंसिल में तो जो मेंबर बन गया ना, ऐसे मान लो कि दुनिया का वो किंग बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास विटो पावर आ गई। और विटो पावर क्या कहता है? टू कास्ट नेगेटिव वोट। और नेगेटिव वोट कब कास्ट कर देगा? जब उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन, कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी प्रपोजल आएगा। तो इस तरह से ये ईयू है वो इमर्ज हो रही है एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पे, या इकोनॉमिक वन से कहां से, एक पॉलिटिकल वन की तौर। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो, चाहे वो आंसर में नहीं लिखी, मैंने आपको प्रयास करा सारी बातें समझाने का। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि जो डेमोक्रेसी है वो फर्स्ट चॉइस बन गई है साउथ एशिया के लोगों को, कहते हैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो भी सबसे पहली बात तो अपने ये भी बता सकते हैं कि सारी कंट्री में आज के टाइम में साउथ एशिया में डेमोक्रेसी है। एक भूटान है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन वहां पर भी एक तरह से डेमोक्रेसी है क्योंकि वहां पे लोगों को राइट अच्छा खासा है ना। तो इन सारी कंट्रीज में क्यों है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस करा गया है कि इन सारी कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे जब जाना गया, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, उन लोगों का जो एक मतलब मेन जो फेवर पॉइंट है ना, वो सारे लोग यही चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट बने तो वो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट बने। चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव हो, कोई भी कंट्री हो, इन इतनी सारी के सारी साउथ एशिया में। इसमें लिखा हुआ कि एवरी ऑर्डिनरी सिटीजन, रिच और पुअर, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, व्यू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिवली एंड सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि यहां के लोग मेनली इसे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो डेमोक्रेसी के प्रति एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रहे हैं।
वो प्रेफर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी बननी चाहिए, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उनसे बेस्ट उन्होंने किसको माना है, डेमोक्रेसी को माना है। तो मेन है कि यहाँ का साउथ एशिया की कंट्रीज का कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ का मिक्स रिकॉर्ड है, मतलब कभी वहाँ पे मिलिट्री रूल रहा है, कभी वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट बनी है, कभी वहाँ पे मोनार्की सिस्टम भी रहा है कुछ कंट्री में। लेकिन फिर भी यहाँ के अगर लोगों से अपने क्वेश्चन करें तो लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे क्या आनी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज डेमोक्रेटाइजेशन गोइंग ऑन इन नेपाल सिंस 1990, कि 1990 से लेके और आज तक नेपाल के अंदर कैसा प्रोसेस रहा। तो अपने पूरा इसको अच्छे से, इसको मैं लाइन टू लाइन आपको बता दूंगा वैसे, क्योंकि भी नेपाल पास्ट के अंदर एक हिंदू किंगडम हुआ करता था। बाद में वहां पे जब लोगों ने डिमांड करी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बनाया गया था। उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया ना, कब बनाया, जब लोगों ने काफी डिमांड करी तो 1990 के अंदर यहां के किंग ने एक्सेप्ट करा इसे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पे बनाया। लेकिन हुआ क्या भाई, एक टाइम पीरियड ऐसा आया 2002 के अंदर जब यहां के राजा थे, इसने क्या कर दिया, इस पार्लियामेंट को डिमोलिश कर दिया इनको, यानी कि जो यहां पे कुछ हद तक एक तरह से डेमोक्रेसी आई थी उसको खत्म कर दिया। सर ऐसा खत्म क्यों करा गया, क्योंकि 2002 का जो टाइम पीरियड था वहां पे नेपाल के अंदर पूरे नेशन के अंदर माविस्ट ग्रुप इमर्ज हो गया था काफी ज्यादा। तो ऐसा हुआ था कि कई बार लड़ाई होती माविस्ट के बीच में और जो किंग की आर्मी है उसके बीच में, और कई बार ये लड़ाई होती थी वो ट्रायंगुलर वॉर भी होता था, यानी कि डेमोक्रेट्स भी बीच में आते थे, उनके साथ भी लड़ाई होती थी। तो इसका फायदा उठा के राजा ने ऐसा करा, यानी कि सबसे पहले तो पास्ट में हिंदू किंगडम होता था, उसके बाद 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी उन्होंने खत्म कर दिया, यानी कि पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया 2002 में। क्यों, क्योंकि यहां पे ट्रायंगुलर वॉर होती थी, किसके बीच में, डेमोक्रेट्स के बीच में और जो राजा की आर्मी है उसके साथ, और साथ ही साथ में माविस्ट के बीच में। तो इसलिए राजा ने फायदा उठाया और पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर यहां पे होता है एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है, बड़ा मैसिव मूवमेंट होता है 2006 में, जिसके कारण राजा वापिस फोर्स्ड हो जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पार्लियामेंट को रीस्टोर कर देता है वापिस से। लेकिन फिर यहाँ की जनता को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और वो डिमांड करते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मोनार्की सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेसी लेके आनी है। तो 2008 से वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को खत्म करके प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी आ गई है, और उसके बाद नेपाल ने 2015 में अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पास्ट में वो एक हिंदू किंगडम हुआ करता था, बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हुआ 1990 में, फिर 2002 के अंदर वहाँ का जो राजा था उसने पार्लियामेंट को अबोलिश दिया। क्यों अबोलिश कर दिया, क्योंकि भाई वो चाहता था कि सारी पावर मेरे पास आ जाए। और ऐसा क्यों चाहा, क्योंकि वहां पे माविस्ट के बीच में, डेमोक्रेट्स के बीच में और राजा की आर्मी के बीच में लड़ाई चल रही थी माविस्ट के कारण। तो इस तरह से ऐसा हुआ। और ये 2006 का जो मूवमेंट लेके आए थे ना, जो लोग लेके आए थे, ये बहुत अच्छा मूवमेंट था वहां का। इसको जो लीड करा था उसको स्पा ने करा था, यानी कि स्पा यानी कि 7 पार्टी अलायंस इसमें मिलके आया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। बस सिंपल सी बात है, वो फैक्टर अपने को बताने हैं कि जो फैक्टर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, कौन से फैक्टर थे जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई आप लाइन टू लाइन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने नोट्स है। भाई मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली बात तो उसको जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिली, यानी कि यूएसए जैसी कंट्री ने उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करा अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा आपको पता है पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंडिया के साथ, तो वो हमेशा वहां पे जो पैरामिलिट्री ग्रुप है वो ज्यादा पावरफुल रहा, जो मिलिट्री ग्रुप है वो ज्यादा पावरफुल रहा, प्रो मिलिट्री ग्रुप वो ज्यादा पावरफुल रहा। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि भी अगर हमारे यहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई तो कहीं ना कहीं सेल्फिश माइंड की गवर्नमेंट ना आ जाए, और जो कहीं ना कहीं किसके, इंडिया के हाथों ना बिक जाए या इंडिया के फेवर में ना काम कर दे। तो इसलिए वहां पे प्रो मिलिट्री ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, इसीलिए वहां पे आया। एक वहां पे जो सोशल डोमिनेंस था उनकी, मतलब समाज में डोमिनेंस था, वो वहां पे क्लर्जी का, ओनिंग एरिस्टोक्रेसी क्लास का, लैंड ओनिंग जो फैमिलीज है उनका था, और वो हमेशा यही चाहते थे कि मिलिट्री गवर्नमेंट आए, क्योंकि मिलिट्री रूल रहेगा तो कहते हमारे अकॉर्डिंग काम होगा। क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई तो डेमोक्रेसी में तो सभी को इक्वली ट्रीट करा जाता है, तो हम फिर हमारी जो हमें जो अपने काम करवाने हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की वहां पे सोच रही थी। इसके अलावा भी कहते उनको बाहर की जो कुछ कंट्री ने सपोर्ट इसलिए भी नहीं करा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का अड्डा माना जाता है। तो बाहर की कंट्री कुछ ऐसी डरती थी, वो चाहती थी कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है ना वो कहीं इनके टेररिस्ट के हाथ में ना आ जाए, तो वो इनकी मिलिट्री को एक तरह से साउथ एशिया का प्रोटेक्टर मानते हैं, इसलिए भी इनको जेन्युइन सपोर्ट नहीं करी। तो ये है कुछ एक रीजन जिसके कारण पाकिस्तान में स्टेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रही। अब इसके बाद बात करते हैं
इसमें आगे क्वेश्चन ये भी पूछा गया, देखो कि भाई डिस्क्राइब एनी टू प्रो डेमोक्रेसी फैक्टर भी बताओ जिनके कारण पाकिस्तान में बाद में जाके डेमोक्रेसी आनी पड़ी। तो भाई वो प्रो डेमोक्रेसी फैक्टर जैसे कौन से थे, वो भी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान ने एक करेज दिखाया, और वो भी खास तौर से किसने, उसने प्रेस ने करेज दिखाया कि भाई फ्री प्रेस हो वहां पे, और प्रेस ने बार बार बात रखी किसकी, डेमोक्रेसी की, और खास तौर से वहां पे लोगों ने इस आवाज को उठाया, ह्यूमन राइट मूवमेंट वहां पे चले जिन्होंने डिमांड करी डेमोक्रेसी की। तो ये दो ग्रुप जो है वहां पे जो प्रो डेमोक्रेसी को फेवर कर रहे थे, इसीलिए वहां पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई। इसके बाद आता है सार्क। क्या है सार्क के 3 ऑब्जेक्टिव है वो बता दो। तो मैं आपको सार्क को बताने से पहले थोड़ी सी एक बात बताऊंगा कि किसी भी मेरे भाई बहन को किसी भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, चाहे एशियान का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे ईयू का हो, चाहे सार्क का हो, चाहे यूएन का हो, अगर बच्चा पढ़ के गया है तो अच्छी बात है। मान लो वो वहां जाके भूल जाता है, पढ़ के नहीं गया और उसको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया, तो डरना नहीं है। किसी भी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन बनती है ना, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है ना कुछ हद तक सेम ही होता है। क्या कि पीस को स्टेब्लिश करना, सिक्योरिटी को बिल्ड करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ करना अपने पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में। तो ये आप ऑब्जेक्टिव सभी का लिख सकते हो। तो सार्क भी सेम इन्हीं ऑब्जेक्टिव के बेस पे बना है कि सार्क की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 1985 में इसे बनाया गया। पहले इसमें 7 कंट्री थे, 2007 में अफगानिस्तान ने भी इसे ज्वाइन कर लिया सार्क को। ठीक है, आगे बात करें तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या कि कोऑपरेशन करना, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करना जो मेंबर नेशन है उनके बीच में, और क्या करना, जो लोग हैं वहां का वेलफेयर बढ़ाना, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करना, और उनको पॉवर्टी एलिवेशन करना, यानी कि पॉवर्टी को खत्म करना। ये सारा कुछ यहां का काम है। इसके अलावा ये भी प्रयास कर रहा है कि ये सारे जो मेंबर इनके बीच में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ में सारे कंट्रीज मिलकर म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम करें। और क्या काम करती है, ये प्रयास करती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो इन कंट्रीज के बीच में, गुड रिलेशन स्टेब्लिश हो इन कंट्री के बीच में, और कल्चरल और सोशल एक्सचेंज हो इन कंट्रीज के बीच में। इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाया गया। इसी सार्क के अंदर आप एक साफ्टा भी पढ़ोगे, तो साफ्टा इसमें नहीं बताया गया, मैं उसको भी बता देता हूं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया और एग्रीमेंट, वो क्या था, वो इसलिए बनाया गया, इसको 2004 में साइन करा गया, 1 जनवरी 2006 में वो इफेक्ट में आया। उसका ये प्रयास था कि साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा फ्री किया जाए। फ्री का मतलब है लगने वाले टैरिफ को रिड्यूस किया जाए, और उससे बाद में लगभग 20% तक टैरिफ को रिड्यूस भी करने का प्रयास किया गया, और किया भी गया। तो ये था साफ्टा, जो मैंने इसके अंदर वो भी बता दिया आपको। अब आगे नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन राइट वॉच, क्या है, डिस्क्राइब इट्स मेन कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन इन द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट वॉच है क्या, और ये पूरी दुनिया में ह्यूमन के राइट को प्रोटेक्शन करवाने के लिए किस तरह से काम करती है। तो ऐसी ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉच, उसको भी आपको थोड़ा सा आंखों से निकालना है, एक है ह्यूमन राइट वॉच। ये सबसे पहली बात, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, और ये जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, इन द यूएसए के अंदर। ठीक है, हो गया। ये क्या काम करती है, इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडिया अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूज, यानी कि ये मीडिया का अटेंशन, ध्यान खींचती है कहीं ना कहीं कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर ह्यूमन राइट वॉयलेट हो तो उनको ध्यान देती है। और ये क्या काम करती है, ये प्रयास करती है, इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिएशन टू बैन लैंड माइंस, यानी कि लैंड माइंस को बैन करने का प्रयास करती है, चाइल्ड सोल्जर को स्टॉप करने का प्रयास करती है, और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एस्टेब्लिश करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये एडवोकेट करती है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट के वायलेट ना हो, और फ्रीडम ऑफ प्रेस हर जगह उनको मिले, जो बेसिक राइट है वो हर जगह मिले, और कोई भी ह्यूमन राइट वायलेट ना हो। इसके अलावा क्या लिखा है इसमें कि इट अपोज वायलेशन ऑफ व्हाट इट कंसीडर बेसिक ह्यूमन राइट विच इंक्लूड कैपिटल पनिशमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी कि ये इसके अगेंस्ट में भी काम कर रही है कि कहीं भी सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये है ह्यूमन राइट वॉच, यूएसए के अंदर है, एनजीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट को वायलेट होने से बचाने के लिए काम करती है। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करवाने की जिम्मेदारी लेता है, उसके रिगार्डिंग काम करता है ये। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एस्टेब्लिश करता है, चाइल्ड सोल्जर को बैन करता है, लैंड माइंस को बैन करता है। तो ये आई होप क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं कि लिस्ट एनी 4 स्टेप्स सजेस्टेड बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन इन 2005 इन ऑर्डर टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर रिलेवेंट, कि
यूएन को ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इसमें 2005 में क्या स्टेप लिए गए? तो 2005 में इसकी 60वीं एनिवर्सरी थी यूएन की, क्योंकि 1945 में इसको बनाया गया था। तो इसमें क्या स्टेप लिए गए कि इसमें पीस बिल्डिंग कमीशन को बनाया गया। इसके अलावा इसमें एक्सेप्टेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम द एट्रोसाइट्स। इसमें यह कहा गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या लेनी है जिम्मेदारी, अगर कोई भी नेशनल गवर्नमेंट है वो वहां पे एट्रोसाइट्स हो जाए उस कंट्री के अंदर, मतलब एक बंदे एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे जब लोग एक दूसरे को मार रहे हो ना तो उसको एट्रोसाइट्स बोलते हैं। कहते अगर ऐसा हो जाए और उसकी गवर्नमेंट वहां पे काम ना कर पाए तो कहते इसको जिम्मेदारी लेनी है, यानी कि वहां पे उन्हें एट्रोसाइट्स को रोकना है। इसके अलावा इसमें ह्यूमन राइट काउंसिल को एस्टेब्लिश करा गया 2006 में। इसके अलावा एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल पे एग्रीमेंट लिया गया और इन्होंने ये कहा कि टेररिज्म को हर एस्पेक्ट से अपने को कंडेम करनी है। और इसी 2005 की मीटिंग में डेमोक्रेसी फंड का क्रिएट किया गया और यहां पे वाइंडिंग अप कर दिया जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल को। वैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल बंद हो जाता है 1994 के अंदर, जो पलाऊ वहां की लास्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है उसके बाद, लेकिन एक ऑफिशियली जब इसको बंद करने की बात आता है तो वो इसी 2005 जब में इसकी मीटिंग हुई तब इसको करा जाता है। तो आई होप ये बातें आपको ध्यान में रहेगी। आगे बात करते हैं डिस्क्राइब एनी 4 प्रपोज क्राइटेरिया फॉर द न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। भाई सिंपल सी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल का अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या क्राइटेरिया सजेस्ट करा गया है? तो भाई वो कंट्री है, वो मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, बड़ी मिलिट्री पावर होनी चाहिए, वो यूएन के अंदर लगातार कंट्रीब्यूट करती रहना चाहिए, एक बड़ा नेशन होना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, और वो ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करता हो, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करता हो, और एक ऐसी कंट्री हो जो डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे, में ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक सिस्टम में और कल्चर में। ये वहां पे अब नया क्राइटेरिया रखा गया जब 1992 के अंदर एक रिजोल्यूशन दिया गया, कुछ कंट्री के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि भाई यूएन के अंदर कुछ कमियां इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद में कहा गया कि अब अगर इसमें चेंज करना है, अगर किसी को नया मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर में से, तो उसके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए। बेसिकली परमानेंट के लिए आपको याद रखना है। अभी फिलहाल कितने परमानेंट मेंबर है? 5 परमानेंट मेंबर है और आपको नाम भी याद होंगे। यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और इसके अलावा कौन सी कंट्री बच जाती है? रशिया है। तो ये 5 कंट्रीज है। आगे बात करते हैं विच 3 कंप्लेन रिलेटेड टू, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको बताया था कि 3 कंप्लेन आती है 1992 में। तो उसके बाद क्या प्रयास करा गया कि उन कंप्लेन में क्या रखा गया कि भाई यूएन के अंदर क्या कमी है? तो वो 3 कंप्लेन क्या थी और उसके बाद फिर नए मेंबर के लिए क्या सजेस्ट करा गया? तो नए मेंबर के लिए सजेस्ट तो मैंने ऊपर बता दिया, लेकिन ये जो कंप्लेन दी गई वो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो अभी कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स की रियलिटीज को पूरा नहीं कर रही, यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी पॉलिटिक्स की रियलिटीज को पूरा नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं यूएन है उसके अंदर वेस्टर्न वैल्यूज को, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है और ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही, ये बात रखी गई। तो उसके बाद 1997 में कोफी आनन ने इंक्वायरी बिठाई और उन्होंने कहा कि अगर नया मेंबर बनना है तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, जो अपनों ने जस्ट इससे ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नोशंस बताओ डिफरेंट। तो यहां पे मैंने इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन सीधा बता देता हूं ओरली, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। भाई सबसे पहले सिक्योरिटी किसे कहते हैं? फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स सिक्योरिटी कहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करे हमारे कोर वैल्यूज को, किससे? जो भी हमें थ्रेटनिंग हो, डर हो, उनको कम करे और हमें उनको प्रिवेंट करे, लिमिटिंग करे, एंडिंग द वॉर, यानी कि वॉर को कम करना, लिमिट करना, ये सारा कुछ प्रयास किस में आता है? अभी सिक्योरिटी में आता है। अब सिक्योरिटी के 2 नोशन है, यानी कि 2 तरह के टाइप होते हैं, एक ट्रेडिशनल नोशन बोला जाता है एक को, और एक को नॉन ट्रेडिशनल बोला जाता है। जो ट्रेडिशनल नोशन है उसमें 2 टाइप आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब उसमें एक्सटर्नल में क्या आते हैं? एक्सटर्नल में ये आते हैं कि भी एक कंट्री को जो मेन डर होता है वो बाहर से होता है। बाहर से का मतलब कि मिलिट्री अटैक कोई बाहर वाली कंट्री ना कर दे। अगर मिलिट्री अटैक बाहर वाली कोई कंट्री करती है तो उसके पास कई सारी की चॉइस होती है। इसको मैं सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, या तो वो अलायंस बिल्ड करके अपने आप को बचाने का प्रयास करे, या वो बैलेंस ऑफ पावर करके अपने आप को बचाने का प्रयास करे। बैलेंस ऑफ पावर में वो क्या करेगा कि जो नेबरिंग कंट्री है या जो एनिमी कंट्री है उसके कैपेबल अपने आप को बना ले, तो उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। और अलायंस बिल्डिंग का मतलब है जब किसी कंट्री को लगता है कि भाई अपने को कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री अटैक ना कर दे तो वो कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर अलायंस कर लेती है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? उसको हेल्प हो जाएगी, या वो डेटरेंस का काम करेगी। ठीक है, तो ये कुछ एक उसके पास में ऑप्शंस होते हैं, तो ये अपने अलग से पढ़ेंगे। और इंटरनल थ्रेट
थ्रेट में तो अपने जानते हैं कि इंटरनल थ्रेट का मतलब है एक कंट्री के अंदर सिविल वॉर ना हो जाए, यानी कि वहीं के लोग एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना कर दे, अलग से कंट्री बनाने की बात ना कर दे, कहीं मतलब सिविल वॉर हो जाए, दंगे ना हो जाए, तो इसके लिए वहां की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उसको क्या कुछ करना है। और जो नॉन ट्रेडिशनल है अपना, वो तो सिंपल सी बात करता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डर बाहर की कंट्री से नहीं रहता, यानी कि सिर्फ कंट्री को बचाना बड़ी बात नहीं है, हमें ह्यूमन को बचाना है, इंडिविजुअल को बचाना है। अब इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस को ध्यान दी गई, तो उसमें बताया गया कि हमारे सामने कुछ एक नए चैलेंज आए, और नए चैलेंज कौन से, जैसे टेररिज्म हो गया, हेल्थ एपिडेमिक्स हो गया, पॉवर्टी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, और इवन पॉपुलेशन भी हो गया। तो ये कुछ एक नए चैलेंज इसमें सामने रखे गए, वो नॉन ट्रेडिशनल में है। तो इसके लिए मैं सेपरेट आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैंने आई होप जितना भी बताने का प्रयास करा, आपको कुछ हद तक मोटा मोटा एक आइडिया जरूर लगा होगा। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के आप 4 कंपोनेंट बताओ भाई, इंडिया अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कैसे करेगा। तो सबसे बड़ी बात तो अपनी मिलिट्री को वो स्ट्रांग बनाएगा। क्यों बनाएगा मिलिट्री को, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। क्यों स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी नेबरिंग कंट्री इंडिया की एनिमीज है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। पाकिस्तान के साथ कई सारे वॉर हुए, 1947-48 में हुआ है, 1965 में, 1971 में हुआ है, ठीक है। ये 1990 जो 1 लिखा है ये गलत लिखा है, सॉरी 1991 नहीं है, 1998 1999 है, यहां पे कारगिल वॉर हुआ था। और इसके अलावा 1962 हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ है। इसके अलावा क्या है, दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है। इंटरनेशनल नॉर्म्स का मतलब क्या हो गया कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स का मतलब होता है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि यूएन जैसे रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी बनाती है, उनको फॉलो करने का प्रयास करती है इंडिया, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगी, इंडिया को कहते हैं टू गियर अप फॉर मीटिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस विच कम अप विद इन द कंट्री, कि जो कंट्री के अंदर आने वाले सिक्योरिटी चैलेंज है उनसे निपटना इंडिया को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। यानी कि कंट्री के अंदर कैसे, चाहे वो किसी भी पार्ट के अंदर ऐसा मूवमेंट हो जैसे खालिस्तान मूवमेंट हो गया कि अलग से एक कंट्री बनाने की डिमांड होगी, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टेट डिमांड करता हो कि हमें अलग कर दो, चाहे रिलीजन के बेस पे कोई लड़ाई हो, इन सबको एक कंट्री को निपटना होगा सबसे पहले। और एक सभी कंट्री का जो लगभग प्रयास होता है ये क्या, कि अपने आप को डेवलप फास्ट करना है, ताकि एक ह्यूज इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करना है, और सभी लोगों की एस्पिरेशन को पूरा करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है। तो ये भी हमारा नोशन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का कहते हैं क्या मतलब होता है, जो ऊपर अपने पढ़ के कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का ही एक टाइप होता है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग में नेशन क्या करता है कि सामने वाले को डिफेंड करने के लिए एक अलायंस बना लेता है, मतलब कुछ कंट्रीज मिल के आ जाते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा भाई, इससे ये बेनिफिट होगा कि अलायंस आर फॉर्म टू इंक्रीज द इफेक्टिव पावर, यानी कि पावर बढ़ाई जाएगी रिलेटिव टू अनदर कंट्री और अलायंस, दूसरी कंट्री और अलायंस से ज्यादा पावर बनाई जाती है। जैसे नाटो और वॉर्सा पैक्ट वगैरह बनाए गए थे, और ये किसके ऊपर बेस होते हैं जो अलायंस बनाए जाते हैं, ये कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं अलायंस। और ये अलायंस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी डेवलप्ड या पावरफुल कंट्री उनके ऊपर अटैक ना कर सके, मिलिट्री अटैक को वो क्या कर सके, डेटर कर सके, रोक सके, इसलिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के अंदर आने वाले नए सोर्स और थ्रेट वो क्या है, जो मैंने आपको ऊपर शॉर्ट में बता दिए थे, अभी कंप्लीट जानेंगे। क्या, टेररिज्म है भाई। टेररिज्म आप बताओ कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो आज के टाइम टेररिज्म से नहीं, जिसे डर लगता हो। और टेररिज्म क्या होते हैं भी, जो डेलिबरेटली जानबूझकर सिविलियन को टारगेट करते हैं, देखते हैं कि पब्लिक कहां ज्यादा है वहां अटैक करवा देंगे, है ना, तो उनका वो मकसद है। तो इससे निपटना सबसे बड़ा आज के टाइम में चैलेंज है। इसके अलावा ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन देना भाई, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन मिले, किसी भी इंसान को धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रेस के नाम पे, जेंडर, सेक्स, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इससे बचाना। और जो किसी भी कंट्री के अंदर वहां के इंडिजीनियस पीपल है, यानी कि वहां के इनहैबिटेड पीपल है, यानी कि वहां के प्रॉपर निवासी ट्राइबल पीपल है, उनको राइट देना, उनके राइट के लिए काम करना, वुमेन के राइट के लिए काम करना, यह सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। और ग्लोबल पॉवर्टी, पूरी दुनिया में आपको पता है पॉवर्टी है, और पॉवर्टी खास तौर से एशिया और अफ्रीका कंट्रीज की कंट्री में, कॉन्टिनेंट की कंट्री में ज्यादा है, क्योंकि यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इनके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है कि पॉवर्टी से कैसे निपटा जाए, पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए।
ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एपिडेमिक्स एक बड़ा थ्रेट है, और वो कैसे, जैसे इसमें नाम दिए हैं कुछ, एक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज हो गया, जिसको सार्स HIV एड्स डिजीज हो गया, बर्ड फ्लू डिजीज हो गया, इसके अलावा कोरोना वायरस को भी आप देख चुके हो। तो ऐसी कुछ एक डिजीज होती है, इनसे निपटना सबसे बड़ा क्या है आज के टाइम में थ्रेट है। तो ये जो न्यू थ्रेट या जिनको नॉन ट्रेडिशनल जो अपने सिक्योरिटी के चैलेंजेस कहा जाते हैं, वो ये है सारे के सारे, आप इनको लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने आप में जो पॉपुलेशन और जो अपना क्या बोलते हैं उसको पॉल्यूशन, ये दोनों भी हमारे सिक्योरिटी के चैलेंज है, लेकिन मेन ये चार को माना जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट आर ग्लोबल कॉमन? ग्लोबल कॉमन क्या है? व्हाई इज इट सेड दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन इज नॉट इजी? भाई कहते हैं ग्लोबल कॉमन है क्या, और सबसे बड़ी बात कहते हैं इनके ऊपर आपस में क्या करना, कोऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? तो ग्लोबल कॉमन इनको कहते हैं जो किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल कंट्रोल से बियॉन्ड हो, मतलब उसके कंट्रोल से बाहर के रिसोर्सेज को ग्लोबल कॉमन कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो किसी भी कंट्री के ऑक्यूपेशन में नहीं आते, किसी भी कंट्री के टेरिटरी में नहीं आते, किसी की कंट्री के कंट्रोल में नहीं आते। जैसे कि सर, जैसे कि नाम बता दो सर, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ओशियन फ्लोर हो गया, आउटर स्पेस हो गया, ये किसी भी कंट्री की बाउंड्री में नहीं आने वाले, किसी भी कंट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आने वाले सोर्स, इनको ग्लोबल कॉमन कहते हैं। तो अब ग्लोबल कॉमन वो चीजें होगी ना जिनको यूज सारे ही कर सकते हैं, तो फिर बचाने की जिम्मेदारी भी सभी की है। लेकिन कहते हैं इनके ऊपर कोऑपरेशन क्यों नहीं बन रहा? तो कोऑपरेशन इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इसमें पूरी वर्ल्ड को दो पार्ट में बांटा जाता है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में वो कंट्रीज आती है जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइज बड़ा जम के कर रखा है। तो इंडस्ट्रियलाइज जम के कर रखा है तो भाई उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो एनवायरमेंट को बचाए। लेकिन वो किस हद तक बचाए, किस हद तक वो बचाए या ना बचाए, इसके ऊपर प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर समझौता नहीं बन पा रहा है। और ग्लोबल साउथ है, वो आपको पता है कि अभी जो साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को कहा जाता है, तो उनको भी डेवलपमेंट करना है, तो उनको भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होगा। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कितनी देनी है, यही अभी आसान नहीं हो पा रहा है कि इसका मैनेजमेंट करना कैसे है, यहां दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज डिफिकल्ट टू अचीव कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडा, हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस एज अ ग्लोबल कॉमन शो दैट द मैनेजमेंट ऑफ दीज एरिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट इनइक्वालिटी। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा, आपको लिखना है नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी, कि नॉर्थ और साउथ के बीच में इनइक्वालिटी है। यहां से ही मेन बात यह है, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी है नहीं, तो दोनों के बीच में आपस में समझौता नहीं हो पा रहा। नॉर्थ की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, तो ज्यादा कितनी बननी चाहिए, पहली बात तो ये नहीं बन पा रही। और फिर नॉर्थ वाले इस पे एग्री भी क्यों करे, एग्री कितना करे, ये सारी थोड़ा सा आपस में नहीं बैठ पा रहा सिस्टम। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्थ समिट? अर्थ समिट है क्या? हाउ फार डिड द समिट प्रूव टू बी यूजफुल? एक्सप्लेन। कहते हैं अर्थ समिट क्या है, इसने अपने आप को कैसे यूजफुल सिद्ध किया, मतलब ये कैसे यूजफुल रही। यानी कि तो अर्थ समिट रियो डी जनेरियो जो कि ब्राजील के अंदर है, वहां पे हेल्ड करी गई 1992 के अंदर। ये इसलिए बचाई गई क्योंकि ये मीटिंग इसलिए करी गई, ये मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो ये था एनवायरमेंट को बचाना, क्योंकि एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए सारी कंट्रीज को इकट्ठा किया गया कि भाई अपने मिलके कुछ ऐसा फैसला ले ले कि अपने एनवायरमेंट को बचा ले। तो इसलिए ये मीटिंग को करा गया था। इस मीटिंग में 170 स्टेट्स से ज्यादा कंट्री, स्टेट्स का मतलब कंट्रीज आए, थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ यहां पे आए, इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी यहां पे आई। और इसका मेन प्रयास ये था कि जो एनवायरमेंट के अंदर जो चल रही हलचल है उसको हमें कंट्रोल करना है। हलचल का मतलब जो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, हम उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनको कम करना। तो इसके अंदर क्या दिया गया? इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेस्ट्री को मैनेज करने के लिए इसके अंदर एजेंडा 21 दिया गया। ये एजेंडा 21 इसलिए दिया गया कि इसे इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल हर किसी लेवल पे कंट्रीज को लागू करना है। और साथ ही साथ में इसमें यह प्रयास करा गया कि सारे ही कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे प्रयास करना है। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? भाई ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करो बट लिमिट में यूटिलाइज करो, उनको आप क्या नहीं करो, एक्सप्लॉइट ना करो, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच के रह सके। इसके अलावा क्या किया गया? हालांकि एजेंडा 21 का बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया था कि एजेंडा 21 प्रॉपर तरीके से कहीं एनवायरमेंट को बचाने के लिए नहीं दिए गए। ये तो एक
तरह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन अपने को ये बताना है कि ये समिट कब हुई, किस तरह से ये सक्सेसफुल हुई, तो आपको ये सारी बातें इसमें लिखनी है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, कि इंडिया का स्टैंड बताओ एनवायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए इंडिया ने क्या क्या प्रयास करा है। भाई एक तो इंडिया ने, सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इंडिया ने एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी थे ना, उन पे साइन नहीं करा डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए। ये न्यूक्लियर पॉलिसी में भी आप लिखोगे क्योंकि इंडिया की इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एनवायरमेंट के रिगार्डिंग भी है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर वेपन कोई कंट्री बनाएगी, उनको टेस्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का कंसर्न होगा। लेकिन इंडिया ने इस पे साइन नहीं करा क्योंकि कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है साहब, हमने अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए हैं, तो न्यूक्लियर वेपन बनाए नहीं है, उनको टेस्ट नहीं किया है, तो हमारी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। तो इंडिया ने इस पे तो साइन नहीं करा। लेकिन इंडिया ने एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत प्रयास करा है। इसमें इंडिया ने क्या करा है कि इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल जो साइन करा गया था, बनाया गया था 1997 में, उसको रेक्टिफाइड करा 2002 में। इंडिया ने कहते इन दोनों में पार्टिसिपेट करा, यानी कि इंडिया इनका मेंबर है। इसके अलावा इंडिया क्या है, इंडिया कहते यूएनएफसीसी को बहुत स्पिरिट के साथ फॉलो कर रहा है। इंडिया ने इसमें यह कहा कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है ना कार्बन का, वो 2030 तक की लगभग जो वर्ल्ड एवरेज का जो हाफ है ना, उससे भी कम होगा। तो इसका मतलब है इंडिया का एक इंसान कार्बन का एमिशन पूरी दुनिया में जितना कार्बन का एमिशन हो रहा है उसके एवरेज के आधे से भी कम कार्बन का एमिशन कर रहा है। तो इंडिया ने अपनी बात यहां पे रखी है कि हम यूएनएफसीसी के स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके कहते जो नोशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा कार्बन को एमिशन नहीं कर रहे। इसके अलावा इंडिया ने अपने देश के अंदर बायोडीजल को लॉन्च करने का प्रयास करा है। इंडिया ने रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा प्रयास करा है। और इसके अलावा इंडिया ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अपनी कंट्री में लागू करा है, जिसमें प्रयास करा गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी उसको बचाने का प्रयास करना है। और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 लगाया गया, जिसमें एनर्जी को बचाने का प्रयास करा गया। और सेम ऐसी ऑटो फ्यूल पॉलिसी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर भी हमारा प्रयास ये रहा कि हम एनर्जी को नॉन रीन्यूएबल है उसको तो क्या करें, बचाएं, रीन्यूएबल है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। तो ये एनर्जी ने इंडिया ने प्रयास करा। इसके अलावा इंडिया ने, आपको पता है एनवायरमेंटल जो कंजर्वेशन एक्ट है वो भी 1986 में पास किया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है इंडिया ने वाटर कंजर्वेशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट, ये काफी सारे एक्ट भी इंडिया ने लगा रखे अपनी कंट्री में। प्रयास करे कहीं ना कहीं कि जो भी रिसोर्सेज है एनवायरमेंट से जुड़े उनको बचाने का प्रयास किए। तो ये बातें आप लिख सकते हो कि इंडिया ने क्या प्रयास करा है एनवायरमेंट को बचाने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, कि इसका क्या मतलब होता है साहब। तो इसका वही मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी को कॉमन देनी है अपने को एनवायरनमेंट को बचाने की। सभी का काम होना चाहिए, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, सभी को एनवायरनमेंट को बचाना है। लेकिन डिफरेंशिएटेड कैसे करनी है कि भाई सभी को एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया के कुछ नेशन कैसे हैं डेवलप्ड है, जबकि कुछ नेशन कैसे हैं दुनिया के डेवलपिंग है। तो डेवलप्ड नेशन को, डेवलपिंग नेशन को एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कैसे दे सकते हैं कि डेवलपिंग नेशन को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी है लेकिन उन्हें थोड़ी कम देनी होगी ताकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके, क्योंकि उन्हें तो अभी डेवलपमेंट करनी है, उन्हें तो ग्रोथ करनी है। जबकि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचाने की। तो इसी का नाम दिया गया है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें मैं कुछ एक लाइन के साथ आपको बताऊंगा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CBDR इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ दैट स्टेट्स दैट ऑल कंट्रीज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज बट नॉट इक्वली, कि सभी कंट्रीज को प्रयास करना है एनवायरमेंट को बचाने का लेकिन इक्वली नहीं। द प्रिंसिपल वाज एस्टेब्लिश, प्रिंसिपल को कब एस्टेब्लिश करा गया 1992 में, जब इसकी मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर रियो डी जेनेरियो में समिट हुआ था, तब कहते इस बात को रखा गया। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें यही कहा गया कि CBDR यानी कि जो हमारी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहती है कि दैट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैव कंट्रीब्यूटेड डिफरेंटली टू एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगी एनवायरमेंट को बचाने का। यानी कि जो कंट्री इकोनॉमिक डेवलप ज्यादा है यानी कि वो इंडस्ट्रियलाइज है, तो यानी कि उसने कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को ज्यादा खराब किया होगा, एक्सप्लॉइट किया होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा होनी चाहिए।
और कहते हैं दूसरा क्या कि ये कहती है कि कहीं ना कहीं कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एनवायरनमेंट को बचाने की, किसके बिहाफ पे, डिपेंड ऑन देयर नेशनल सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पे। सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ का मतलब कि उसने किस हद तक डेवलपमेंट किया है उसके बिहाफ पे। तो ये एक प्रयास करा गया था जिसमें क्या किया गया भाई, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग दी गई। और वो आगे की बातें आपको सारी बातें पता है कि 1992 में जब रियो डी जनेरियो में समिट हुई थी उसमें एजेंडा 21 दिया गया, उसमें कंट्रीज को बताया गया कि तुम्हें किस हिसाब से प्रयास करना है। जैसे उसी में क्योटो प्रोटोकॉल भी आया। क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या कहा, क्या कहा गया इसमें कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है ना उनको अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है। मतलब ऐसे गैसेस के एमिशन को कम करना है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, जो धरती का टेम्परेचर बढ़ा रही है, धरती के रिसोर्सेज को खराब कर रही है, ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही है, उनको क्या करना है, कम करना है। तो ऐसा प्रयास करा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। थोड़ी सी चर्चा इसकी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दी, लेकिन मेन अब इसमें करेंगे। जैसे मैं बच्चों को याद कराने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कैसे याद करोगे। तो उसकी एक सिंपल ट्रिक मान के चलो कि के पहले आता है एबीसीडी में, एक एम पहले आता है। तो आप कहोगे सर के पहले आता है और एम बाद में आता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो पहले लेटर आता है ना उसको साइन बाद में करा गया, और जिसका लेटर बाद में आता है उसको पहले साइन करा गया। यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको पहले साइन किया जाएगा, उसको साइन किया जाएगा 1987 के अंदर। और मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा की, वहां पे से साइन करा गया तो इसका नाम पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और क्योटो जापान की एक जगह, तो इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल, और इसको साइन करा गया 1997 के अंदर। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वाइल द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका प्रयास करना है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो साइन करा गया कनाडा के अंदर 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में साइन करा गया। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या प्रयास करा गया कि रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, एमिशन को, किसके द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल ये कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का यूज करना है, किसको, अपने काम करने के दौरान, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, की डेवलपिंग कंट्रीज को एमिशन लिमिट में करना है। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को तो कहा गया कि तुम्हें एमिशन तो तुम करोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो होगा, लेकिन प्रयास करना है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए तुम कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन करो। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज को कहा गया कि तुम्हें तो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कट डाउन करना है, रोकना, उसे खत्म करना है, कम करना है ना, ये कहा गया। अब सेम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर को बचाने के लिए प्रयास करा गया। ओजोन लेयर में को डिप्लीट करने के लिए कौन कौन सी गैसेस जिम्मेदार होती है, बेसिकली कौन कौन से सब्सटेंसेस जिम्मेदार होते हैं जो आते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोन्स हो गया, इसके अलावा केमिकल्स होते हैं, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब एनी 3 एनवायरमेंटल कंसर्न दैट हैव बिकम इश्यूज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। कहते 3 एनवायरमेंटल के कंसर्न बता दो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बड़ा इशू बन गया। तो भाई सबसे पहला क्या कि नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं डे बाय डे, ये सबसे बड़ा इशू है। नेचुरल रिसोर्स कैसे सर, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। सर एग्रीकल्चर जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। सर ग्रास लैंड है उनको ओवरग्रेज करा जा रहा है ना, तो ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स की कमी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या, वाटर बॉडीज है उनको बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भाई साहब पोल्यूट करा जा चुका है, डिप्लीशन भी हो रहा है, मतलब उनकी पानी के अंदर गिरावट भी आ रही है और पोल्यूट भी किया जा रहा है। क्योंकि आप देखते हो कि जितने भी ओशियन हैं, जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं वो पोल्यूटेड ज्यादा होते हैं, क्योंकि बीच के एरिया में लोग वहां पे जाते हैं और कचरा वगैरह फेंक देते हैं, तो डिप्लेट तो होंगे अपने आप ही। तो कहते हैं इनको आपको प्रयास करना है कि एक तो इनको पोल्यूट होने से बचाओ आप, एक उनको डिप्लेट होने से बचाने के लिए अपने को क्या करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मेथड को अपने को अडॉप्ट करना होगा। और क्या करना होगा, कहते एक है कि स्टीडी डिक्लाइन इन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगी, उसका डिप्लेशन होगा, तो सिंपल सी बात है इसका इकोसिस्टम पर और ह्यूमन के हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती है सन से, जो वेव्स आती है उनको बचाती है, उनसे हमें बचाती है ना, उनको रोकती है, प्रिवेंट करती है धरती तक आने में। तो इसलिए कहते हैं ये हमारे लिए खतरनाक है। इसके अलावा क्या है, जो फॉरेस्ट है वो खराब हो रही है, क्योंकि मैंने ऊपर बात करी ली कि फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी है ना वो हमारी खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारी पर्टिकुलर जो हमारे लिए रिसेंट इश्यूज है, एनवायरमेंटल के कंसर्न है, तो इनसे हमें निपटना है, इनसे हमें हैंडल करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर इंडिजीनियस पीपल, कौन है, डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल, की 4 प्रॉब्लम बताओ भाई। इंडिजीनियस पीपल वो होते हैं बेसिकली जो किसी पर्टिकुलर एरिया के इनहैबिटेंट होते हैं, जो पास्ट टाइम से वहां पे रहते आ रहे हैं, चाहे ट्राइबल पीपल कम्युनिटी, बेसिकली इनको ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है। इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर दूसरे लोग माइग्रेट करते हैं, वो आ जाते हैं, तो इनकी जो कल्चर है, इनकी जो लैंग्वेज है, इनका जो ट्रेडिशन है वो वहां से खत्म हो जाता है। तो इनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि भी दे लॉस्ट देयर लैंड्स, वो अपनी लैंड्स को खो रहे हैं क्योंकि लंबे टाइम से जिस पे रह रहे थे अब उनको छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से, माइनिंग प्रोसेस होने से, या बाहर के लोगों के द्वारा किसी भी और वे से माइग्रेशन करने के कारण लोगों से वो जमीन छीनी जा रही है। द लॉस ऑफ लैंड रेफर टू द लॉस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स उनके जा रहे हैं। इश्यू रिलेटेड टू द राइट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी है, उनके राइट है वो भी तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये चीजों को अपने को ध्यान देना है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब और इसका इंपैक्ट बताओ भाई। मैं एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आपको करवा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या और इसका इंपैक्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या क्या है। तो भाई ग्लोबलाइजेशन तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्लो हो गुड्स का, कमोडिटीज का, पीपल का, आइडियाज का, कैपिटल का फ्रॉम वन नेशन टू अदर्स, नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ये तो आपको पता है आई होप। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसी कौन से? इकोनॉमिक। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसी, या एक्सप्लेन इट्स पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी, या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसी। कोई भी एक पूछा जा सकता है, तीनों साथ में देने की कोई संभावना नहीं है। या कोई एक के बोल के और बोल देंगे इसके नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसी बताओ। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर खाली सीधा आ जाए कि इसके कॉन्सिक्वेंसी बताओ, तो आप सभी के दो दो बता देना बस। 2 इकोनॉमी के, 2 पॉलिटिकल के, 2 कल्चरल के बता देना ना। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। तो आप अपने पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसी और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अपने लिखेंगे और दोनों अपने पढ़ेंगे। तो क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसी तो ये है कि भाई क्या कि भाई इट इन्वॉल्व ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग वेरियस कंट्रीज, की ग्लोबलाइजेशन के आने से कंट्री के बीच में इकोनॉमी का फ्लो अच्छा हो गया, ठीक है। इससे ट्रेड बढ़ा है कमोडिटीज के बीच में, कमोडिटीज का। क्यों? क्योंकि इससे तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रेड के ऊपर लगने वाले जो रिस्ट्रिक्शंस है, बैरियर्स है, इनको कम कर दिया गया है। तो ये बेनिफिट हुआ है। नेगेटिव इंपैक्ट इससे सिंपल सी बात है, ये पड़ता है कि इससे कहते कुछ एक जो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हीं को बेनिफिट मिला है, यानी कि इससे रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर वाला कॉन्सेप्ट है। कहते अमीरों के लिए ही ये फायदेमंद है, गरीबों के लिए नहीं। और दूसरा इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे डेवलप्ड नेशन है ना, वो डेवलपिंग नेशन के नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे इंपोर्ट करते हैं। यहां से इंपोर्ट करते हैं तो उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है ज्यादा से ज्यादा उनके रॉ मटेरियल का। तो ये इनमें नुकसान है, ठीक है। और इकोनॉमिक पे अपने सिंपल सा ये भी मान सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है ना, यहां की एक डेवलपिंग कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है वो स्टिफ कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती डेवलप्ड नेशन से जो आती है अपने कंपनीज, यानी कि जिनको अपने एमएनसी बोलते हैं, उनके कंपटीशन को सामना नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, उनके पास पैसे होते हैं, तो इसलिए कहते हैं उनको शट डाउन करना पड़ता है। तो ये भी इनका नुकसान है, ये भी आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी ग्लोबलाइजेशन के क्या है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। कहते हैं स्टेट की कैपेसिटी कम होती है, स्टेट बोले तो गवर्नमेंट की कहते कैपेसिटी कम होती है, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी कम होती है। ये कुछ क्रिटिसाइज ऐसी कमी बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि इसमें जैसे ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन आया है, जो वेलफेयर स्टेट है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे बाद में जैसे ही एमएनसी कंपनी आ गई उनका रोल बढ़ गया, तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो वेलफेयर स्कीम है, उनको कहते कम कर देती है। और इससे फिर मेन जो फोर्सेस है वहां पे मार्केट को डिसाइड करने वाली, वो मेन मर जाते हैं मार्केट फोर्सेस, यानी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, फिर मार्केट फोर्सेस काम करेगी। मार्केट फोर्सेस बोले तो डिमांड और सप्लाई कहते काम करेगी। ये इसके नेगेटिव में बताते हैं। तो पॉजिटिव में कुछ बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कहते गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन कहते ग्लोबलाइजेशन से आने से गवर्नमेंट की जो पावर है कहीं वो बूस्ट हो जाती है। बूस्ट क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कहते नई टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर बूस्ट होगी, और साथ ही साथ में नई टेक्नोलॉजी के आने से वो अपने सिटीजन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कहते पावर बूस्ट होती है। तो ये इसके पॉजिटिव में फेवर है। अब कल्चरल कॉन्सिक्वेंसी के भी नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो एक तो ये है कि जो नेगेटिव है वो ये कहता है कि इससे होमोजिनाइजेशन की कंडीशन आती है। सर होमोजिनाइजेशन क्या होता है? जिसमें एक ही कल्चर
पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसको अपने बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर का फैलना पूरी दुनिया में, है ना। तो ये कहते हैं नेगेटिव होता है, ये दूसरा पॉइंट भी यही बोल रखा है। और एक इसका नेगेटिव सिंपल सी बात है, ये है कि जो किसी कंट्री की अपनी कल्चर है ना, जिसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज, वो कहते हैं डिक्लाइन होती है, वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे से। उस कंट्री की जो कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और अपने देख भी रहे अपने इंडिया में हमारी कल्चर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म ही हो रही है एकदम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे ऊपर हैवी हो रही है। चाहे खाने की बात करें, चाहे पहनने की बात करें, चाहे बोलने की बात करें, कुछ भी बात करें, इवन स्टडी भी इंग्लिश में हो रही है ना, तो देख ही लो। और पॉजिटिव क्या कहते हैं कि भाई चॉइस हमारी एनलार्ज हो जाती है। चॉइस एनलार्ज किसकी, फूड की, क्लोथ्स की, हमारे पास चॉइस वेराइटीज आ गई हमारे पास, सिंपल सी बात है। और कहते हैं इससे कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन भी तो आती है। हेट्रोजिनाइजेशन का मतलब है कि बाहर वाली कल्चर हमें और मिल जाएगी, लेकिन हमारी कल्चर उससे खराब नहीं होगी। यानी कि हमें एक से ज्यादा कल्चर जानने का मौका मिल रहा है, लेकिन इससे कहते बाहर की फॉरेन कल्चर आ जाएगी, उसके साथ कहते हमें चॉइस ही बढ़ेगी, हमें नुकसान नहीं करेगी। जैसे कहते खादी के कुर्ते के नीचे अपने जींस पहन सकते हैं, तो ये कहते इससे हमारी चॉइस बढ़ेगी। तो ये इसकी पॉजिटिव है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज ग्लोबलाइजेशन लीड टू कल्चरल होमोजिनाइजेशन और कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन। आई होप मैंने ये ऊपर वैसे आपको बता दिया कि क्या जो ग्लोबलाइजेशन है वो होमोजिनाइजेशन करता है या हेट्रोजिनाइजेशन। सिंपल सी बात याद रखो यार, होमोजिनाइजेशन तो ये कहता है कि भी कल्चर एक ही फैल रही है पूरी दुनिया के अंदर, एक ही कल्चर, यूनिक कल्चर का फैलना। जैसे कि आप ड्रेस पहन के जाते हो तो सेम ड्रेस होती है ना, सेम ऐसे कहते हैं पूरी दुनिया में यूनिक कल्चर फैल रही है, वो है वेस्टर्न कल्चर, कि पूरी दुनिया में वेस्टर्न कल्चर फैल रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो उस कंट्री की खुद की कल्चर है ना, वो खत्म हो रही है। ये बताया जा रहा है होमोजिनेशन, यानी कि नेगेटिव ही है एक तरह से इंपैक्ट। जैसे उन्होंने बोला कि फूड चॉइस के अंदर अपने देख सकते हैं मैकडोनाल्ड है, वो हर जगह फैल गया, तो ये इसका है। और जो हेट्रोजिनाइजेशन है वो ये कहता है कि भाई बाहर वाली कंट्री की कल्चर अपनी कंट्री में आने से क्या होता है कि वो कल्चर अलग रहती है, हमारी अलग रहती है। बस सिंपल सी बात है, हमारे पास चॉइस नहीं मिल गई कि फॉरेन कल्चर को अगर अपने एडॉप्ट कर लिया ना तो हमारी चॉइस बढ़ गई। जैसे ऊपर एग्जांपल दिखा है कि खादी का कुर्ता पहनने के साथ साथ अब अपने नीचे जरूरी नहीं है कि पजामा या उसका पहनावा पहने, हम नीचे जींस भी पहन सकते हैं। तो ये कहते हैं हमारी चॉइस को एनलार्ज करता है, तो ये हेट्रोजिनाइजेशन है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, जब डिफरेंट कल्चर आती है आपस में मिलती है लेकिन एक कल्चर दूसरे पे हावी नहीं होती है, इसको अपने बोलते हैं हेट्रोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन बोलते हैं जब एक ही कल्चर डोमिनेंस करने लग जाए दूसरी कल्चर के ऊपर। ये नोट्स आपको दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। वट इज ग्लोबलाइजेशन क्या है, हाईलाइट एनी 3 कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है ये तो जान गए, कॉजेज क्या है, कारण क्या है ग्लोबलाइजेशन के पीछे। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपनी इस बुक का, तो कारण है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कि जो कंट्री के बीच में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इस टेक्नोलॉजी के आने से ही सबसे बड़ा फैक्टर बनता है ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने का। भाई टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट आया, मोबाइल फोन आया, फोन आया, सैटेलाइट के डेवलप होने के कारण ये सब कुछ है, इसी के कारण तो ट्रेड करना इतना आसान हुआ है ना। इसके अलावा क्या है, इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन, कि पहले ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है कि शिप्स बड़े बड़े बन गए हैं ट्रेड करने के लिए, फास्टर आपको पता है प्लेन्स बन गए हैं एक दूसरे एरिया से जाने के लिए, तो 35 आवर्स में अब दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं। तो हमारा इंप्रूव जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके कारण भी हुआ है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि इनके कारण क्या हुआ, हर एक कंट्री जो लगने वाले टैरिफ और बैरियर इनको रिड्यूस कर दिया गया, जिससे क्या हुआ है कि कंट्री दूसरी कंट्री आसानी से ट्रेड कर सकती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो वो कंट्री दूसरी कंट्री में जाके क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और वो कौन सी है, IMF और WTO, क्योंकि IMF और WTO हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे कोई भी कंट्री लोन वगैरह लेती है IMF या वर्ल्ड बैंक से, तो ये सिंपल सी बात है, ये उनके ऊपर यही कंडीशन रखती है कि ठीक है हम आपकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, लेकिन आप थोड़ी छूट दो, डेवलप्ड कंट्रीज आपके साथ ट्रेड कर सके, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी किसका है, डेवलप्ड कंट्रीज का। और WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है ट्रेड के लिए, और ये भी कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी बनाती है, ये भी यही फेवर करती है कि टैरिफ हो, ट्रेड पे लगने वाले टैक्स हो, इसको रिड्यूस करा जाए। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्टर है। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप मैंने आपको कंप्लीट कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक को पढ़ाने का प्रयास करा होगा। कुछ एक बातें आंसर में नहीं लिखी तो मैंने उसे सीधा समझाने का प्रयास करा है। फिर भी देखो कई वर्ड्स को बोलने में मेरे को ना प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन की, तो उसमें कोई दिक्कत रही हो या फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।